2019 में, क्योंकि मेरी किडनियाँ फेल हुई हैं, तब मैंने कम से कम 1 साल से 1.5 साल डायलिसिस कराया। क्या ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, और कैसे इस ट्रांसप्लांट के बाद मेरी लाइफ रहेगी। आपके लिए वो कमरा एक जेल जैसा हो जाता है। तो वो 3 महीने मैंने काटे, लेकिन 3 महीने के अंदर में मैंने वहाँ कुछ चीज़ें सीखी भी। जब आपको दूसरी जीवन मिलता है ना, तो उसमें अनुशासन बहुत ज़्यादा, यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, आत्मन पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ सबसे स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे हेमंत जी। हेमंत जी की कहानी इस प्रकार से है, ये किडनी फेलियर होने के बाद भी उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ वो योग के क्षेत्र में आए। योग के क्षेत्र में आने के बाद ट्रांसप्लांटेशन के दौरान और उसके जस्ट बाद योग को अपने जीवन में शामिल किया। शामिल करने के बाद उन्होंने अपने आप को ठीक किया। सबसे पहले अपने आप को ठीक करने के बाद, अभी भी जबकि इनका इलाज चल ही रहा है, अपने आप को ठीक करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने परिवार को, अपने समाज को आज डेली बेसिस पे भी योगा कराते सिखाते हैं। और आज भी इनकी क्लासेस की बहुत तारीफ़ होती है। हम भी इनकी क्लास में हमें भी जाने का सौभाग्य मिलता है। इसमें हम कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी ऐड करेंगे ज़रूर। और आज हम जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने परिचय के बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद जी आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी धन्यवाद। और जैसे कि आपने मुझसे पूछा, मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम हेमंत है, दिल्ली से हूँ और एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। जी। पिछले 4 साल पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, और ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरा लाइफस्टाइल था वो बहुत हेक्टिक था। जी। मतलब अनरेगुलर था, टाइम पे उठना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, क्योंकि जॉब ऐसी थी मेरी। मेरा जो काम था वो पहले फील्ड का था। जी। योग से तो मैं बाद में जुड़ा हूँ ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन उससे पहले जो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का जो सफ़र रहा है और मेरी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। मतलब टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे उठना नहीं, डाइट का ध्यान देना नहीं। जी। और इसी की वजह से ही मेरी जो है किडनियाँ फेल हुई। और डॉक्टर्स ने भी बताया कि मेरा शायद बीपी बढ़ा रहता था, मेरा बीपी की प्रॉब्लम भी हो गई थी। और अगला प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है कि किडनी का जो प्रॉब्लम है, ये इसका सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र से सर ये रहा कि 4 साल जो है इस किडनी ट्रांसप्लांट को हो गए। 4 साल पहले जब मुझे पता चला 2019 में कि मेरी किडनियाँ फेल हुई हैं, तब मैंने कम से कम 1 साल से 1.5 साल डायलिसिस कराया। डायलिसिस के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लड जो है मशीन में जाता है जी, और वो फिल्टर होके दोबारा से आपके बॉडी में डाला जाता है। जी। तो ये देखिए निशान जो हैं, ये इस सुई को इन दोनों नसों से छेद कर सुई को डाला जाता है मशीन में, और फिर मशीन से फिल्टर होके वो आपकी बॉडी में, जैसे किडनी हमारी फिल्टर का काम जो है वो मशीन करती है, किडनी का काम। अच्छा। तो वो काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला और मतलब पूरी बॉडी को तोड़ देता था वो डायलिसिस। अच्छा। तो फिर डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। किडनी ट्रांसप्लांट से क्या होता है कि आपको मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी किसी दूसरे व्यक्ति की किडनी लगाई जाती है और वही आपकी किडनी का काम करती है। जी। तो इस तरीके से फिर मैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बढ़ा। और किडनी ट्रांसप्लांट से पहले मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे, क्या ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, और कैसे इस ट्रांसप्लांट के बाद मेरी लाइफ रहेगी, और जैसे अभी लाइफ मेरी है क्या वो वैसे ही रहेगी। तो ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरी जर्नी रही है कि मैंने योग से जुड़ा ट्रांसप्लांट के बाद। ट्रांसप्लांट के बाद मेरा 25 अगस्त 2021 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ जी। और उसके बाद मैं कम से कम 3 से 4 महीने बेड रेस्ट पे रहा जी। और अपने आप को क्वारंटीन करा मैंने 3 से 4 महीने। जी। उसके बाद वो पल मैं जानना चाहूँगा कि वो पल कैसा रहा आपके, वो 3 महीने जो आप सब तरह से डिस्कनेक्ट होकर के आप एक कमरे में क्वारंटीन रहे? बिल्कुल, देखो 3 महीने ऐसे रहे कि मैं आपको बता दूं कि कमरे के अंदर बंद रहना, और ऊपर से सिर्फ आप अकेले उस कमरे में हो और ना बाहर जा सकते हो, सिर्फ आपके लिए वो कमरा एक जेल जैसा हो जाता है। तो वो 3 महीने मैंने काटे, लेकिन 3 महीने के अंदर में मैंने वहाँ कुछ चीज़ें सीखी भी, योग से जुड़ा। योग से मैंने अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करे, मैंने कई सारे प्राणायाम करे जिनसे मेरे दिमाग के अंदर में जो नेगेटिविटी थी और जो एक हौसला मेरे को मिलना चाहिए, वो हौसला मुझे मिला इन योग से। जी।
तो क्योंकि मैं फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं सकता था योग में, आसन वगैरह नहीं कर सकता था, तो जी। सिर्फ मैंने प्राणायाम किए। प्राणायाम में सिर्फ मैंने अपना अनुलोम विलोम किया। जी। ये अनुलोम विलोम करा मैंने, जिससे मेरे मन को भी शांति मिली और जी। मुझे रिकवरी में बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट मिला। अगर आप बताना चाहें तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उस दौरान आपके परिवार का साथ कैसा मिला आपको? बिल्कुल, देखो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर जी। फैमिली सपोर्ट ना करे तो ट्रांसप्लांट को सक्सेस होना वो बहुत बड़ी चीज़ होती जी। है। ट्रांसप्लांट तो करा लेते हैं, लेकिन उसको सक्सेस करना और होना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। और जैसे कि मैंने इन्फेक्शंस का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, छोटे-छोटे इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, अपना हाइजीन रखना पड़ता है। ये एक ट्रांसप्लांट के बाद का प्रोसीजर होता है, जो आपको 3 महीने तक जो है सैनिटाइज अपने आप को रखना पड़ता है अच्छी तरीके से। जी। तो उन सभी चीज़ों का मैंने ध्यान दिया। और दूसरा मैंने क्या करा कि 3 महीने के बाद जब मेरा ये टाइम पीरियड पूरा हो गया, फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे जुड़ने लगा योग से। फिर मैं हमारे जो एरिया है आसपास के पार्क में जाना शुरू करा। वहाँ हम पर पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे किसके माध्यम से आप योग के से जुड़े और आपकी योग की जो शुरुआत है वो जैसे आपने बताया कि बेड रेस्ट के दौरान आप कुछ प्राणायाम के अभ्यास करते थे जितना आपका शरीर अलाउ करता था। फिर योग से जुड़ने का जो आपका दौर था वो कब आया? देखिए, डॉक्टर्स ने तो उस टाइम पे ट्रांसप्लांट के बाद मुझे रिकवरी मोड पे ही दिया जी। कि 3 महीने आपको रिकवरी ही करनी है। जी। लेकिन देखिए, फैमिली का सपोर्ट होने के बाद और अच्छी तरीके से रिकवरी के बाद फिर जब मैं योग से जुड़ा, तो योग मैंने शुरुआत में धीरे-धीरे ही करके आसनों की शुरुआत करी। जी। ठीक है। और आज अगर मैं योग की बात करूं तो आज मैं खुद सिखाता हूं लोगों को जी। और खुद भी योग अभ्यास करता हूं। जी। तो मुश्किल कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि अगर आप क्योंकि देखिए मैंने ट्रांसप्लांट के बाद ही सीरियस लेना शुरू करा योग को। जी। उससे पहले भी मेरा लाइफस्टाइल ऐसे ही था, जी। ना कोई सीरियस में, क्योंकि मैं फिट था, स्वस्थ था। क्योंकि किडनी की बीमारी ऐसी होती है, ये आपको अचानक ही पता चलती है। जी। जब आपकी 90% 80% किडनियाँ फेल हो जाती हैं, जी। तब आपको उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जी। पर अब जो मेरा लाइफस्टाइल रह रहा है, क्योंकि देखिए मैं अब भी अपने लाइफस्टाइल को और अपने डाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान देखता हूँ, जी। बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। प्रायोरिटी पे रखता हूँ, जी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। योगा करने के बाद और उस बीमारी में आपके आने के बाद जो मानसिक बदलाव, एक तो शारीरिक बदलाव से तो आप बहुत झेल ही रहे थे अपने आप को, मानसिक रूप से कैसे आप अपने आप को तैयार कर पा रहे थे, अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे थे जिससे कि आप उस बीमारी से लड़ सकें? तो आप थोड़ा इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। देखिए, किडनी पेशेंट के जो रोगी होते हैं ना, आप ये लगा लीजिए कि कैसे कहते हैं उसे, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जी। देखिए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मानसिक स्थिति कैसी होती है किडनी पेशेंट की। किडनी पेशेंट की देखिए मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको लाइफ में बिल्कुल अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास जीवन की एक आस नहीं होती, क्योंकि वो खुद डायलिसिस पे जी रहे होते हैं या किडनी खराब होने के बाद वो खुद किसी एक व्यक्ति के सहारे जीवन जी रहे होते हैं। जी। तो मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि इंसान का रात को नींद ना आना और हमेशा मौत का भय रहना, जी। कि कभी भी किडनियाँ फेल हो सकती हैं, मौत हो सकती है, ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको घेर लेती है। जी। तो अब हमने जब ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट से पहले भी काफ़ी लोगों के अलग अलग रिएक्शन थे, किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता या मौत हो जाती हैं या बहुत सी चीज़ें जो हैं। लेकिन इसके लिए फिर मैंने अपने मन को मजबूत बनाया और रिस्क लेते हुए या जो भी है, क्योंकि इसके बारे में सुना ट्रांसप्लांट अच्छा होता है और उससे जीवन अच्छा बनता है, तो मैंने वो ट्रांसप्लांट कराया। जी। अब उसके बाद जब रिकवरी में मैं था अपनी, तो रिकवरी में मेरी जो दिमागी हालत थी वो सेम पहले जैसी ही थी, क्योंकि रिकवरी में भी आपको अब क्या हो जाएगा कुछ नहीं कंफर्म। लेकिन फिर मैंने अपनी जो दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान योग करे, मेडिटेशन करा, उन चीज़ों को मैंने जब अपने जीवन में लाया, तब मुझे इन नेगेटिविटी से बिल्कुल छुटकारा मिला। क्योंकि ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नेगेटिविटी घेर रही है और आप उसकी ओर बढ़ते जा रहे हो, तो मेरा तो यही कहना है कि अपने मन को शांत करो मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, जिससे कि क्या होता है कि आप में एक आत्मविश्वास जगता है हर चीज़ को लेकर। जब तक आप किसी चीज़ का सामना नहीं करोगे लाइफ में, तब तक आप जीवन में उस चीज़ को नहीं हासिल कर सकते। तो वही चीज़ है, ट्रांसप्लांट से पहले मैंने को अपना
मन मजबूत करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें करी, योग अभ्यास भी करे और मन को शांत भी करा। तो आज जो है ट्रांसप्लांट के बाद मैं खुश हूँ और लोगों को योग भी कराता हूँ। ट्रांसप्लांट से पहले जब आपको पता चला और ट्रांसप्लांट के बाद जैसे मानसिक रूप से जो भी आपका शिफ्ट हुआ, ठीक है, मेंटली शिफ्ट हुआ और आपने अपने आप को अनुशासन में योग से पहले और योग के बाद किस प्रकार से अपने जीवन को और अपने आप को ढाला, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए क्या होता है ट्रांसप्लांट के बाद जब आपको दूसरी जीवन मिलता है ना, तो उसमें अनुशासन बहुत ज़्यादा, यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अभी जो स्थिति है आप नॉर्मल लोगों से आप बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों पे चल रहे होते हैं ट्रांसप्लांट के, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान देना पड़ता है, आपको अपने लाइफस्टाइल का ध्यान देना पड़ता है, कहीं भी बाहर जाते हैं तो अपनी दवाइयों का स्पेशली ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास डिसिप्लिन होगा ना। बिल्कुल। आप जैसे मेरा रूटीन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock यानी 4 बजे उठ जाता हूँ और सुबह 4 बजे उठने के बाद अपना नित्य कर्म होके फ्रेश होके फिर मैं योग एक्सरसाइज करता हूँ। योग एक्सरसाइज होने के बाद मेरा 7 बजे के बाद मैं अपना थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद फिर अपना नाश्ता करता हूँ। 8 से लेकर 9 बजे के बीच में मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ। जी। फिर मैं अपने काम पे जाता हूँ जी। जैसे मैं योग सिखाता हूँ और साथ में मैं थोड़ा काम भी करता हूँ अपना ऑफिस का जी। तो उसके बाद फिर 11 से 12 बजे मेरा 12 से 1 बजे का मेरा लंच हो जाता है जी। और हमेशा खाने का ये ध्यान रखता हूँ कि खाना बिल्कुल गर्म मिले या फ्रेश खाना खाऊं। मैं बासी खाना बिल्कुल नहीं खाता। 12 से 1 बजे का मेरा लंच का टाइम रहता है। फिर उसके बाद मैं शाम को थोड़े से स्नैक्स वगैरह लेता हूँ, फ्रूट्स वगैरह ले लेता हूँ। फिर रात को मेरा भोजन जो है 7 से 8 बजे के बीच में मेरा भोजन हो जाता है। तो ये मेरा समय सारणी रहती है और रात को 10 बजे मैं सो जाता हूँ जी। तो ये मेरा लाइफस्टाइल रहता है और यही अनुशासन पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू फॉलो करता आ रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है जी। और क्योंकि अगर ये लाइफस्टाइल मैंने पहले भी फॉलो करा होता तो मुझे शायद किडनी फेलियर की नौबत नहीं आती जी। और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो लोग ऐसी लाइफस्टाइल रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी किडनियां ही फेल हो, और भी भयानक रोग उनको लग सकते हैं। जैसे कि आजकल देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, 15, 16, 17, 10 साल के बच्चे। जो बीमारी एक टाइम के बाद आती थी, 50 के बाद 60 के बाद आया करती थी, वो बीमारियां जल्दी से फिर 30 तक आई, 30 से 25 तक आई। आजकल 20-20 साल के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, 10-10, 15-15 साल के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि वो योग को अपना करके या अपने दिनचर्या को ठीक कर रखते हुए किस प्रकार से वो अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएं सकारात्मक रूप से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है जी। किसी भी चाहे वो अपना स्वास्थ्य हो या कोई भी काम आप करते हो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप लाइफ में कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो मेरा यही कहना है, देखो जो रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, स्वस्थ शरीर पाना चाहते हैं, निरोगी बनना चाहते हैं, सबसे पहले टाइम पे उठना और टाइम पे सोना सीखे। और दूसरा क्या है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान दें जी। क्या खाने से आपका शरीर में आपको दुख मिलता है और क्या खाने से आपके शरीर को सुख मिलता है जी। यानी कि देखिए, अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी जी। अगर खाना दूषित खाओगे या वो खाना खाओगे मसालेदार तामसिक भोजन करोगे तो बुद्धि भी वैसी ही होगी जी। उसी तरीके से रोग भी शरीर में आते हैं जी। जैसी बुद्धि होती है वैसा भी शरीर भी बनने लगता है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि अपना अनुशासन रखे, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, साथ साथ में अच्छा डाइट, अच्छा खान पान और नियमित रूप से योग व्यायाम जरूर करे। चाहे वो आधा घंटा करे, चाहे वो 1-1.5 घंटा करे, वो आप पे है, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम जरूर करे। हर बीमारी से बचे रहेंगे और कभी भी कोई रोग आपको नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छा आपने युवाओं को संदेश दिया। अब हम ये जानना चाहेंगे योग से पहले का जो जीवन शैली था और योग के बाद जो आपके जीवन में जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, तो आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, योग से पहले लाइफ जो थी ना अनकंट्रोल थी। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए कि मैं उसको बैलेंस करना भी चाहूँ तो भी नहीं होती थी जी। क्योंकि मैं जॉब भी मेरी फील्ड की जॉब थी उससे पहले, और फील्ड की जॉब में टाइम पे खाना नहीं हो पाता था, सोना नहीं हो पाता था। हाँ जी। तो उसके चक्कर में ये सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन जब से आप योग से जुड़ते हैं ना, योग आपको सबसे पहले आपके मन को स्थिर करता है जी। आपको वो पावर देता है ताकि आप अनुशासन में रह सके। हाँ जी।
जब आप अनुशासन में रहते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाती है, और आज भी मैं वही सब चीज़ें फॉलो करता आ रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, और अभी क्या है कि हमें एक तो मनुष्य रूपी जीवन मिला है, तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि भाई इस मनुष्य रूपी जीवन का हम सदुपयोग कर सकें, ठीक है, और सदुपयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को यूटिलाइज़ कर सकें, अपने 24 घंटे को यूटिलाइज़ कर सकें। सबके पास ही 24 घंटे हैं, लेकिन हमें खुद को तय करना होता है कि हम किस प्रकार से अपने डेली रूटीन, अपने शेड्यूल को बनाएं। कई बार कई लोगों को धक्का लगने के बाद पता चल पाता है कि यार जो अभी तक मैं जी रहा था वो ही जीवन नहीं था, अब जो मैं जी रहा हूँ ये असली जीवन है। तो इसके बाद पता चलता है। और कई लोगों को पहले से भी घर के सख्त अनुशासन के बाद पता चलता है, या आपके मम्मी पापा स्ट्रिक्ट होते हैं या उनको बताते हैं, उनके अग्रज उन्हें बताते हैं, उन्हें संवारते संभालते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि आपको योग अवश्य रूप से करना चाहिए। योग के साथ साथ अपने डेली रूटीन, दिनचर्या सबको मेंटेन करते हुए अपने प्रोडक्टिविटी पर आपको काम करना चाहिए और अपने जीवन को एक नए राह की तरफ लेकर के जाना चाहिए। योग केवल और केवल शारीरिक व्यायाम और एक्सरसाइज ही नहीं है। योग है स्वयं से जुड़ने की, स्वयं को अनुभव, स्वयं की अनुभूति को जानने की कला है योग, ठीक है। तो इसमें हमारे चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट डाले जाते हैं इससे संबंधित, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें भी आपको असली योग की तरफ आप धीरे धीरे जुड़ाव महसूस करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ठीक है, आप योग से जुड़िए, ठीक है, आप प्राणायाम से जुड़िए, ठीक है, आप ध्यान से जुड़िए। तो ये पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे ध्यान करना था तो मैं ध्यान के माध्यम से योग से जुड़ा, ठीक है। मुझे किसी डिजीज से बाहर आना था तो मैं उसके माध्यम से योग से जुड़ा, आसनों के माध्यम से। मुझे अपने सांसों पर, अपने फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लमों को दूर करना था तो मैं प्राणायाम के माध्यम से योग से जुड़ा। योग से आप किसी भी माध्यम से जुड़िए, लेकिन आप उसको और रिसर्च कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए। अब जैसे हमारे आज के गेस्ट हेमंत जी, इन्होंने योग, इनके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए उसके बाद इन्होंने योग को अपनाया। योग को अपनाने के बाद उसकी महत्वता को इतनी गहराई रूप से इन्होंने समझा कि ये खुद तो ठीक हुए ही, और इन्होंने समाज को ठीक करने के लिए ये प्रतिदिन भलसवा झील पर एक योगा क्लास चलाते हैं। वहाँ पे प्रतिदिन 60 से 70 लोग आते हैं, संडे को ज़्यादा संख्या होती है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद इसका लाभ उठाते हैं स्वास्थ्य रूप से। वहाँ पे भी कई सारे रोगी भी लोग आते हैं जो योग से वहाँ जुड़ते हैं। ज़्यादा मोस्टली क्या है, घुटनों के दर्द की समस्याएं रहती हैं, लेडीज़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, अलग अलग तरह की कमर दर्द, घुटनों की दर्द, और भी बहुत से बीपी, शुगर, थायराइड, ये सभी लोग आते हैं जब भी योग से ज्वाइन करते हैं, जब इनको दिक्कतें होती हैं। तो हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग योग से जुड़ना चाहते हैं, जिनको रोग हैं वो तो जुड़े ही जुड़े, और जो निरोगी हैं या भी जिनको कोई रोग नहीं है तो वो भी योग से जरूर जुड़े, जरूर योगासन करे, चाहे घर पे करे या कहीं भी करे, लेकिन योग जरूर अपनाएं अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जीवन में बहुत ज़रूरी है योग करना। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रहना तो बिल्कुल ज़रूरी है योग आज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। और इस बीमारी से संबंधित या किसी भी बीमारी से लोग जूझ रहे होंगे तो आपके वीडियो के माध्यम से, आपके जो भी उद्बोधन के माध्यम से उनको एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलेगी, जिससे कि वो उस बीमारी से अपने आप को निकाल पाएंगे। अभी हम समापन की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आदरणीय जी से कि आप कुछ 1-2 लाइन में कुछ और संदेश देना चाहें हमारे युवाओं को, हमारे भारत के लोगों को। देखिए, मेरा यही कहना है, जो भी युवा हैं या जो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं या जिनको भी रोग है या रोग नहीं है, वो अनुशासन में रहो और योग को अपनाओ। क्योंकि योग जो है आपके जीवन में सिर्फ आपको शारीरिक रूप से नहीं, आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप किसी भी एरिया में काम करते हो, वो आपको योग, जब आप जुड़ते हैं योग से, तो योग आपको वो शक्ति प्रदान करता है कि आप उस कार्य को आसानी से कर सके। जैसे अगर हम ये कहेंगे कि लोग ज़्यादातर क्या होता है कि जब रोगी होने लगते हैं तभी वो योग की ओर जुड़ते हैं, लेकिन जो योग करना चाहते हैं या जो जिनकी दिलचस्पी नहीं है, वो उनकी दिलचस्पी जब जगती है जब वो रोगी हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अनुशासन में रहो और अनुशासन में रहते हुए योग को ज्वाइन करें।
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आदरणीय जी के चैनल को। इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी आपके चैनल, इनके चैनल्स पे। और जय श्री राम। तो आज के हमारे गेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आप लोगों से इतनी सारी जानकारियाँ शेयर की हैं। आप इसको अपने जीवन में उतारिए और आप खुद लाभ उठाइए योग का। ओम नमस्ते।